99 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो मास्की अभिलेख, उदय गोमल अभिलेख और गुर्जरा, इन सभी में जो है अशोक का नाम वर्णित है। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, उदयगोमल और निट्टूर अभिलेखों में मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से बोला गया है और रुद्ररामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें अशोक नाम मिलता है। अशोक राज्याभिषेक के पूर्व कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल था। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक जो है उज्जैन का राज्यपाल था। कलिंग युद्ध के संबंध में कौन सा कथन इनमें से असत्य है? अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया था, ये गलत है। 10वें वर्ष नहीं, यहाँ पर 8वें वर्ष जो है ये सही होगा। युद्ध के समय कलिंग पर नंदराज नाम का एक राजा राज्य कर रहा था, बिल्कुल सही है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण किया था, तो ये भी कथन सही है। कौटिल्य के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए आक्रमण किया गया, ये भी कथन सही है। डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग जो है बंदी बना लिए गए थे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? इसमें जो है उपगुप्त। दिव्यावदान से पता चलता है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें जो है कूट से हमको सही और गलत जो बताने कौन कौन से हैं। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी, बिल्कुल सही कथन है ये। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी जाकर उसे मुक्त घोषित कर केवल 1/8 भाग कर वसूल किया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अशोक के नेपाल की तराई में 2 अभिलेख रुम्मनदेई एवं निगिलवा प्राप्त होते हैं, ये भी कथन सही है। रुम्मनदेई अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा था, ये जो है कथन गलत है। देखते हैं किस प्रकार। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक जो है कहा है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो जो प्रथम पृथक शिलालेख है अशोक का, उसमें जो है ऐसा वर्णन है। अशोक ने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अशोक ने धम्म की परिभाषा कहां से ली थी? तो राहुलोवाद सूत्र से जो है धम्म की परिभाषा ली गई थी। अशोक ने अपने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, जो इस तरह से है। पाप से निवृत्त, विश्व कल्याण, दया, सत्य, कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य, व्यवहार में मृदुता, प्राणियों का वध न करना, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों एवं श्रवणों के प्रति दानशीलता एवं उचित व्यवहार आदि जो है ये जो है इसकी धम्म की परिभाषा है। कि 2 सूचियां दी हैं जिसमें एक तरफ जो है शासकों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके सामने यवन राजदूत दिए हैं। तो इसका हमको मिलान करना है कि किस शासक के कार्यकाल में कौन से यवन राजदूत आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासनकाल में मेगस्थनीज आया था, यानी ये चौथा इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है बात करते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस आया था। अशोक के शासनकाल में डायनोसियस आया था और भागवद्र के जो है कार्यकाल में होलियोडोरस जो है ये जो है भारत में आया था, इनके राज्य में। इनकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, जरूरी है। तो यवन के निवासी होलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने फिडाल्फस ने डायनुसियस नामक राजदूत जो है बिंदुसार तथा अशोक के समय में भारत भेजा था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमोकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था और सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में भेजा गया था। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन इसका हो गया। अर्थशास्त्र
राजा को क्या परामर्श देता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में ग्रहण करना, ये जो है परामर्श देता है। आप जानते हैं कौटिल्य द्वारा जो है, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांगों में 7 अंग राज्य के कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष और मित्र, इन पर बल दिया है। कौटिल्य ने इसी आधार पर राजा को परामर्श दिया है कि वह संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। सिंधु व झेलम नदियों के बीच स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो आज के वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तो तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा के लिए विश्व विख्यात केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर विश्व के कोने कोने से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहीं पर ही कौशल नरेश प्रसेनजित, राज्य वैद्य जीवक, राजनीति विद्य चाणक्य आदि ने शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य बाद में यहीं के प्रमुख आचार्य भी हुए थे। सूचियों का मिलान करना है, शिलालेख और उनमें क्या जो है अशोक के शिलालेखों में क्या क्या चीजें जो है लिखी गई हैं, इसके बारे में जो है हमको मिलान करना है। तो प्रथम शिलालेख में जो है, हम इसको इधर से डिस्क्रिप्शन से ही डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। प्रथम शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने अपने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि हर 5 वर्ष राजकीय दौरे पर जाएं, यानी प्रजा की देखरेख के लिए 5 वर्ष पर दौरा करें। पांचवा शिलालेख या पंचम शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का इसमें वर्णन मिलता है। सप्तम शिलालेख की बात करेंगे तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है तथा सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन में पवित्रता होनी चाहिए, इसके बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। शिलालेखों पर अशोक के जो है प्रायः क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जरूर जो है ध्यान से पढ़िएगा। अशोक के अभिलेखों में किस एकमात्र लेखक का परिचय मिलता है? तो चापड़ का परिचय। चापड़ नामक एकमात्र लेखक का वर्णन अशोक के शिलालेखों में किया गया है। निम्न में से अशोक का कौन सा एक अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? ब्रह्मगिरी। इसिला का उल्लेख ब्रह्मगिरी शिलालेख में है। इसिला प्राचीन काल में एक नगर था। सूची का सुमेलन करना है हमको कि मौर्य प्रशासन में जो पदाधिकारी होते थे, अधिकारी होते थे, वो क्या कार्य करते थे, यानी उनकी ड्यूटीज क्या थी। तो इसको हम सीधे देख लेते हैं। समाहर्ता जो पद होता था वो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। कर्मांतिक जो पद होता था वो उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था पदाधिकारी। व्यवहारिक नामक भी एक पद होता था जो नगर का प्रमुख न्यायाधीश यानी जो है चीफ जज होता था, चीफ जस्टिस होता था। तो ये भी जो है कई बार इस तरह के क्वेश्चन सुमेलन में आ चुके हैं। निम्न में से कौन से एक विकल्प में अशोक के स्तंभों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले सही लक्षण दिए गए हैं? तो कांतिमय, पॉलिश तथा एकास्म, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अशोक के स्तंभों में सर्वोच्च नमूने की विशेषता यह है कि यह चमकीली पॉलिश, घंटाकृति, शीर्ष भाग में पशु आकृति आदि का सुंदर नमूना इसमें अंकित है। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक बौद्ध त्रयी के अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करते हैं? तो भाब्रू का जो लघु शिलालेख जो है उसमें जो है ऐसा कहा गया है। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें स्पष्टता बुद्ध, धम्म तथा संघ नामक अशोक बौद्ध त्रिरत्न का वर्णन मिलता है। कथन और कारण पे हमको देखना है। तो इसमें क्या है? अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख करने वाला प्रमुख शिलालेख संख्या 13 धौला में स्थित नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। अशोक कलिंग निवासियों को अपने विजय की स्मृति नहीं दिलाना चाहता था, ये भी सही है। तो इसको हम डिस्क्रिप्शन से इसके बारे में और जानते हैं। अशोक की कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है और यह शिलालेख अशोक के 2 प्रशासनिक केंद्रों तोसली और जौगढ़ में स्थित है। अशोक ने अपने प्रथम पृथक शिलालेख, जिसको कलिंग लेख के नाम से भी जाना जाता है, इसमें वर्णन किया है कि सबू मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी अशोक किसी भी प्रकार से कलिंग युद्ध की याद में अपने निवासियों को नहीं दिलाना चाहता था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों से मिले हैं जो किससे संबंधित हैं?
तो ब्राह्मी तथा अरमाइक लिपि से ये संबंधित है। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त अशोक के ही कुछ अभिलेख अरमाइक लिपि में भी उल्लिखित हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है और किस प्रकार। तो इसका सही उत्तर है, एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए तथा उसे सहेजना चाहिए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। इस ग्रंथ में एक राज्य को अपना निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार सहेजना चाहिए, इसका वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से मौर्यकालीन प्रशासन का इसमें वर्णन किया गया है। अब कथन और कारण को देखते हैं। अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य में हर ओर अव्यवस्थित पाए गए हैं, परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह देश का भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। तो इसमें कथन कारण सही, दोनों सही है, और जो इसका जो स्पष्टीकरण दिया गया है कारण कथन में वो भी सही है। इसको और डिटेल में देखते हैं। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्राप्त यानी अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में कठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। अशोक के अभिलेख मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, उड़ीसा में धौली और जौगढ़ तथा सौराष्ट्र में गिरनार और बंबई के पास सोपारा नामक स्थान पर, और दक्षिण में अगर बात करें तो यर्रामुड्डी जो करनूल जिले में स्थित है यहाँ पर मिले हैं। इस प्रकार सुदूर दक्षिणी क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र अशोक के क्षेत्र से बाहर था और इस कारण उसमें कोई भी अभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार करना है। तो इसमें कौन कौन से शासक हैं, तो अशोक और दशरथ ये दो जो है मौर्य शासक हैं। इसको जो है हम डिटेल में देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों तथा उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को गुफाएं प्रदान की थी। इन गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए लेखों से ज्ञान प्राप्त होता है कि वह अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सुदामा गुफा समर्पित थी, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आजीवक संतों को। गया के पास बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा आजीवक भिक्षुओं को दान में दी। यूनानी और अरमी यानी जिसको अरमाइक भी कहते हैं भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। वो कौन सा है? कंधार में। अफगानिस्तान में अशोक द्वारा स्थापित अभिलेखों की भाषा और लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों ही हैं। नीचे दिए दो वक्तव्य दिए गए हैं। नीचे को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है और सही कूट से इसका हमको उत्तर देना है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। पहले कथन क्या है? चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध युद्ध भड़काया। कारण क्या है? चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था। तो इसमें क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसमें आपस में कोई तालमेल ना होने का कारण ये एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते। अब इसको हम इसका डिटेल समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा उसके गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता चंद्रगुप्त, जिसको जो है सेंड्रोकोटस नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार जस्टिन ने के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में अध्ययन के दौरान सिकंदर का खेमा देखा था। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि कौन सी? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अधिकांश लेखों में लिपि ब्राह्मी है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाली भाषा में थे। अशोक के दो अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी? 13 वर्ष बाद। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद धर्म महापात्र की नियुक्ति की थी। इनका प्रमुख कार्य क्या था? जनता में धर्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना था। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले किसने खोजा था? तो टिफेंथेलर नामक जो है पुरातत्वविद थे, इन्होंने खोजा था। 1750 ईस्वी में सबसे पहले दिल्ली में अशोक का स्तंभ टिफेंथेलर ने पता लगाया तथा सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने उसे पढ़ने में सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से मौर्य काल का शीर्ष अधिकारी कौन होता था? तो तीर्थ। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी कुल संख्या 18 थी। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामत्य की भी संज्ञा दी गई है। तो अगर विकल्प में महामत्य हो तीर्थ के अलावा तो आप उसको भी सही कर। अशोक के शासनकाल में कुल कितने प्रांत थे, यानी कितने प्रांतों में विभाजित था? तो कुल 5 प्रांतों में विभाजित था, जिसकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उत्तरापथ की बात कर रहे हैं, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की जो है राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र जो था उसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इस तरह से ये 5 प्रांत थे जिनकी पांचों की राजधानियां हमने देखी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्मांती जो है ये कौन होता था? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, बिल्कुल सही है। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। लक्षणाध्यक्ष ये मापतौल का अधिकारी होता था, तो ये गलत है। लक्षणाध्यक्ष का प्रमुख कार्य जो था वो मुद्रा तथा टकसाल विभाग के प्रधान अधिकारी का था, जो सिक्कों को जारी करता था। फिर नेक्स्ट जो बचा हुआ है तो ये क्या है? सीमाध्यक्ष। राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष जो है सीमाध्यक्ष कहलाता था। मौर्यकालीन प्रशासन कितने सदस्यों का मंडल का देखभाल करता था? 30 सदस्यों का मंडल था जो मौर्यकालीन प्रशासन की देखभाल करता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस तरह से 6 into 5 कुल 30 जो है इसमें मंडल में अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये जो है अधिकारी और उनके कार्य, इस तरह के जो है बहुत से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो इसका हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले राजूक की बात करते हैं। राजूक कौन थे? कर संग्रह करने के साथ साथ न्यायिक कार्य भी करता था। राजूक जो है इसको कहीं कहीं आप रज्जुक लिखा भी देखेंगे, तो दोनों ही चीजें सही हैं। फिर प्रादेशिक की बात करें तो प्रादेशिक क्या होता था? जिले लेवल का, यानी वर्तमान के जिलाधिकारी जैसा इसका कार्य होता था। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं महामात्र। तो महामात्र जो था ये नगर प्रशासन का अधिकारी हुआ करता था, और जो प्रतिवेदक होता था इसका कार्य सम्राट को सूचना इत्यादि देना होता था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख की जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें जो है इसका जानकारी मिलती है। मौर्य काल में सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्पगुप्त मौर्य वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा था कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, अपितु यह देवताओं के द्वारा बनाया गया है? तो विदेशी यात्री जो फायान था उसने जो है, फायान ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, अपितु यह देवताओं द्वारा बनाया गया लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो बाबरू अभिलेख अशोक के समय का सबसे लंबा अभिलेख है। मेगास्थनीज ने जाति प्रथा को कितने वर्गों में बांटकर उसका उल्लेख किया था? तो 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने बांटा था, जो 7 वर्गों के बारे में नाम भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दार्शनिक वर्ग, कृषक, शिकारी या पशुपालक वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पी वर्ग, योद्धा वर्ग और निरीक्षक। और इन सभी जाति वर्गों में किसानों की संख्या जो सर्वाधिक बताई गई है। वेदिका से घिरा वृक्ष ये प्रतीक निम्नलिखित में से कहां पर प्राप्त होता है? मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर ये मुद्रित है। वेदिका से घिरा हुआ मौर्यकालीन आहत वृक्ष मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर जो है इसका अंकन मिलता है। वह मौर्य शासक जिसने यूनान से अपनी राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी। तो बिंदुसार द्वारा ये किया गया था। बिंदुसार ने सीरियाई नरेश जो है अंत्योकस से 3 वस्तुओं की विशेषता मांग की थी, जिसमें था मीठी मदिरा, दूसरे नंबर पे सूखी अंजूर और तीसरे नंबर पे एक दार्शनिक। तो ये 3 जो है वस्तुओं की उन्होंने मांग की थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें विभिन्न जो है स्तूप या अभिलेख हैं और उनको किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो सांची का जो स्तूप मध्य प्रदेश में है ये अशोक द्वारा बनवाया गया था। पुरुषपुर का पैगोडा जो है ये कनिष्क द्वारा बनवाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के द्वारा जो है निर्मित कराया गया था। और सिनकोट अभिलेख जो है सिनकोट अभिलेख ये मिनांडर के द्वारा जो है उल्लेख करवाया गया था इसका। फिर गुप्तचरों के प्रकार और उनके क्या कार्य होते थे इसको हमको सुमेलित करना है।
तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम गूढ़ पुरुष देखते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है। संस्था किसे कहा गया है? वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे या रहते थे, उनको संस्था कहा गया। संचार किनके बारे में कहा गया है? वे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे, वो संचार कहलाते थे। और रूपजीवा जो है स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को उस काल में रूपजीवा कहा जाता था। निम्नलिखित में से मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था, यानी एक्सचेंज का मोड क्या था? तो पर्ण जो है एक्सचेंज का मोड था। मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों का वेतन जो है पर्ण के रूप में मिलता था और सबसे अधिक वेतन मंत्रियों को मिलता था, जो लगभग 48,000 पर्ण था। कथन और कारण देखना है हमको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पण्याध्यक्ष का पद का प्राविधान था, बिल्कुल सही है, वहीं से ये जानकारी प्राप्त होती है। और राज्य बड़े पैमाने पर व्यापार में लगा था, ये भी सही है, लेकिन इनमें एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें कथन जो है बी सही होगा। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसमें स्पष्टीकरण सही नहीं है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पण्याध्यक्ष का वर्णन मिलता है। कारखानों में बनी वस्तुएं पण्याध्यक्ष के नियंत्रण में बाजार में बेची जाती थी। इस समय भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं धम्म के विभिन्न सिद्धांत। ये 14वें अभिलेख में नहीं है, इसको अभी आगे इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। 7वें अभिलेख में क्या जो है, ये शिलालेखों का परिशिष्ट था। इसमें भाब्रू शिलालेख में अशोक का नवीन प्रशासन का वर्णन था और बराबर गुबा अभिलेख में अशोक की असहिष्णुता के बारे में वर्णन किया गया है। तो जो 13वां शिलालेख है, इसमें धम्म विजय की चर्चा करते हुए अशोक कहता है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय का सबसे प्रमुख समझता है। यानी जो ए ऑप्शन में 14वां शिलालेख है, इसके अलावा इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था? 13वां शिलालेख। यह विजय उसे अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन तक, जिसमें अंत्योक नामक यवन राजा तथा अन्य 4 राजा, जो इनका नाम क्या है, तुर्मय, अंतिकनी, मगा, अलिक सुंदर तथा दक्षिण की ओर चोल, पांड और ताम्रपाणी तक प्राप्त हुई थी। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुआ है? तो गिरनार से प्राप्त हुआ है। 150 ईस्वी में लिखे गए रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ये पहला बड़ा शिलालेख है जो संस्कृत में लिखा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह कथन उसके द्वारा क्यों कहा गया होगा? तो इसका कारण क्या हो सकता है? भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में या रोमन साम्राज्य में देखी थी। यूनानी लेखक मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता था, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में दासों की संख्या यूनान व रोम में दासों की संख्या से जो है कम थी या यूनान व रोम में बहुत अच्छी थी। अशोक का अधिकांश लेख पाली भाषा में है। इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? क्योंकि पाली भाषा अधिकांश लोगों द्वारा समझी और बोली जाती थी। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी। अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेख पाली, जिसको प्राकृत भी कहते थे, में ही उत्तीर्ण करवाए हैं। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे जाते थे? तो अशोक के अभिलेख खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं अरमाइक चारों लिपियों में प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसमें मौर्यों का छत्री के रूप में वर्णन किया गया है? तो दिव्यादान जो है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें जो है मौर्यों को छत्री माना गया है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ तथा दिव्यावदान आदि में मौर्यों को छत्री माना गया है। दिव्यावदान क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, जैसा मैंने अभी बताया। तो निम्नलिखित में से किस बात का ज्ञान नहीं होता है? तो मतलब क्या बात जो है सिद्ध नहीं होती है? अशोक ने उसने उच्च सरकारी पदों पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को नियुक्त किया। ये बात जो है कहीं भी जो है किसी हिस्टोरिकल मटेरियल से या एविडेंस से साबित नहीं होती है। उसने भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी दी कि बौद्ध धर्म में संघ भेद करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। ये बात सही है। अशोक ने या उसने पावन बौद्ध स्थानों की तीर्थ यात्रा की और उसने स्पष्ट रूप से बुद्ध धर्म एवं संघ की में आस्था व्यक्त की। तो अशोक ने सांची के लघु स्तंभ अभिलेख में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी दी थी कि कोई भी संघ में भेद करेगा तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रख दिया जाएगा। अशोक ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि सरकारी पदों पर बौद्ध धर्म के लोगों की ही नियुक्ति की हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उन राजकीय अन्नागारों का उल्लेख मिलता है जिनकी स्थापना ईसा पूर्व समय में दुर्भिक्ष यानी अकाल के विपत्ति से निपटने के लिए की गई थी? तो सोगौरा और महास्थानगढ़ फलक अभिलेख में ऐसा उल्लेख मिलता है। सोगौरा और महास्थान फलकगढ़ अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा राजकोषागार से अनाज वितरण का वर्णन मिलता है। अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों को अपना पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो अशोक का जो शिलालेख नंबर 2 है उसमें ऐसा उल्लेख है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सती पुत्रों का पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख है। ये सभी तमिल राज्य थे और उसके राज्य से बाहर थे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का ही उल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था, तथा अशोक के समय में इससे नहरें निकाली गई थी। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल से संबंधित नहीं है? तो डायोनिसस जो है ये अशोक के शासनकाल से संबंधित नहीं है क्योंकि डायोनिसस नामक राजपूत को जो है टालमी द्वितीय फिडाल्फस जो मिस्र का राजा था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो द्वादश अभिलेख या 12वां शिलालेख जो है अशोक का द्वादश शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता एवं सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो ये क्रम क्या है? हाथी, वृष, अश्व और सिंह, यही इसका सही क्रम है। और इसकी एक बहुत बड़ी जो है वजह है जो नीचे हम पढ़ते हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की स्थिति में संगमरमर के पत्थर पर एक सिंह स्तंभ निर्मित कराया था। 4 सिंह के नीचे 4 मूर्तियां हाथी, अश्व, वृष और सिंह की हैं। ये बुद्ध के जीवन काल की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हैं। तो इसको देखते हैं। हाथी से क्या है? हाथी प्रतीक है गर्भाधान का। वृष या बैल जो है भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अश्व जो है ये उनके गृहताग का प्रतीक है तथा सिंह जो है उनकी ज्ञान की प्राप्ति से जो रिलेटेड है। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त किए गए थे? तो कुमार एक अधिकारी होते थे ये तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में नियुक्त किए गए थे। अशोक के शासनकाल में कुल 5 प्रांत थे, उत्तरापत, दक्षिणापत, अवंतीपत, कलिंग और प्राची। अशोक ने तक्षशिला जो पहले का उत्तरापत था, तोसली जो पहले का कलिंग जो वर्तमान का कलिंग और उज्जैनी जो वर्तमान में है और पहले का अवंतीपत था, इसमें कुमार जो है नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं बनवाई थी? खारवेल द्वारा जो है। कलिंग शासक खारवेल ने जैन धर्म का ये महान संरक्षक था। खारवेल ने उड़ीसा में गुफाएं बनाकर जैन संतों को समर्पित किया था। अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? तो जो 13वां शिलालेख है उसमें ऐसा वर्णन है। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं अंत्योक, तुरमय, अंतिकनी, मगा और अलिक सुंदर जो राजा जहां पर अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अपने दूत भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर क्या होता था? तो प्रणय कर एक आयात पर जो है लगने वाला टैक्स होता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में संकट काल में मौर्य शासकों द्वारा लिए जाने वाले कर को प्रणय कर कहा है। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी क्या काम करता था? ये सिक्कों का परीक्षण करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था में सिक्कों का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहा जाता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था? मोगलीपुत्र तिस्स से जो है। अशोक के पुत्र महेंद्र ने मोगलीपुत्र से बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तृतीय बौद्ध संगति जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने स्वयं की थी की समाप्ति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ कई भिक्षुओं को भेजा गया था। मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमाई निम्नलिखित में से क्या होता था? तो एग्रोनोमाई जो है नगर का अधिकारी होता था। मेगस्थनीज जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमाई तथा नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई के नाम से इसने अपनी पुस्तक में संबोधित किया है।
अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना ही भिक्षु बन जाने वाले भिक्षुओं के लिए किसने दंड की व्यवस्था का विधान किया था? अशोक ने। अशोक ने एक ऐसा नियम बनाया था कि अपने आश्रितों को समुचित व्यवस्था किए हुए बिना ही अगर कोई भिक्षु बन जाता है तो वो व्यक्ति दंड के पात्र होंगे। निम्नलिखित में से कौन जिला एवं गांव के नीचे के स्तर से कर वसूलने के लिए जिम्मेदार होता था? तो गोप नामक अधिकारी होता था। मौर्य काल के स्थानिक जिलों का शासक, स्थानिक जो है जो वो जिलों का शासक होता था, और गोप जो है 10 गांव की जो जिम्मेदारी थी वो गोप नामक एक पदाधिकारी पर होती थी। निम्नलिखित अभिलेखों में से किससे ज्ञात होता है कि अन्य राज्य कोष्ठागारों तथा अकाल के समय पीड़ित जनों को अनाज का वितरण किया जाता था? तो सोहगौरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख मिला है उससे ये ज्ञात होता है कि राज्य कोष्ठागारों द्वारा अकाल के समय पीड़ित जनों के लिए अनाज का वितरण किया जाता है। अपने ऊपर निर्भर बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना ही बौद्ध भिक्षु बनने के लिए दंड का विधान किया गया था। इस व्यवस्था का किसने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है? तो चाणक्य द्वारा जो है, ये कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में बौद्धों के प्रति बहुत कम सम्मान प्रदर्शित किया है तथा लोगों को परिवार के पोषण व्यवस्था किए बिना ही संन्यास ग्रहण से रोका गया है। अशोक के शासनकाल में यवन राजा तुषास्प कहाँ के प्रशासन का प्रभारी था? तो तुषास्प जो है सौराष्ट्र का प्रशासन देखता था। यवन राजा तुषास्प सौराष्ट्र का प्रभारी था जिसने कुछ सहायक नहरों का निर्माण कराया था। द्रोण एक माप था, किस चीज को नापा जाता था? द्रोण से अनाज को नापा जाता था। द्रोण अनाज के लिए एक माप थी। द्रोण वजन में आजकल के 8 सेर या 17 पाउंड के बराबर हुआ करती थी। मौर्य काल का जो मानक सिक्का यानी जो स्टैंडर्ड सिक्का था वो क्या कहलाता था? पर्ण कहलाता था। मौर्य काल का मानक सिक्का पर्ण था। मौर्य काल में विनिमय का यही सर्वप्रचलित माध्यम था। भारत में सबसे पुरानी ब्राह्मी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये पिपरावा नामक स्थान है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। यहाँ का बौद्ध स्तूप 8 मौलिक रूपों में से एक है जिसका निर्माण बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कराया गया था। इससे सबसे पुरानी ब्राह्मी अभिलेख माना जाता है। भारत का प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे माना जाता है? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है और भारत का इतिहास लिखने वाले विदेशी यात्री मेगस्थनीज को ही जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है वो प्रथम विदेशी इतिहासकार कहा जाता है। कर्षापण किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो वस्तु खरीदने के लिए कर्षापण का प्रयोग होता था। कर्षापण होता क्या था? ये चांदी का सिक्का था। सुवर्ण क्या था? ये सोने का सिक्का हुआ करता था। मासक ये तांबे का एक सिक्का था और कांकड़ी यह भी एक तांबे का सिक्का होता। तो ये सब जो है सिक्कों के बारे में प्रायः पूछा जाता है कि ये किस धातु के बने हुए थे। मौर्य साम्राज्य को अंततः किसने नष्ट कर दिया? पुष्यमित्र शुंग ने जो है, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते हैं जो कि जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। मौर्य काल में ऐसी भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों के द्वारा की जाती थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये 15 अधिकरण 180 प्रकरण इसमें है। 6 अधिकरण में राज के सप्तांगों, स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर जो है मौर्य काल खत्म हो जाता है। अब मौर्य काल के बाद की जो घटनाएं हैं वो हम देखते हैं मौर्य उत्तर काल की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमको देखना है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था, ये कथन यहाँ पर गलत है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का हत्यारा तथा बौद्ध मठों तथा बिहारों को नष्ट करने वाला बताया गया है। ऐसी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सिंह ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था, ना कि बनवाया था। तो कथन भी गलत है। इसके अलावा बाकी सही कथन भी देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो है ये कट्टर ब्राह्मणवादी था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कराया था और हर्ष चरित्र में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य बताया गया, यानी ये आर्य नहीं था। निम्नलिखित में से किस शासक ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया था? तो हेलियोडोरस। शुंग वंश के 9वें शासक भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक
एंटीलोकिड्स के राजदूत हेलिडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का स्थापित कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है 2-3 बार ये। निम्नलिखित में से किस शासक ने कर्ण वंश की स्थापना की थी? तो वासुदेव द्वारा जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व कर्ण वंश की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता है? यानी दक्षिण के जो है राजा जो है जिनका दक्षिण पर पूरा अधिकार है। तो सातवाहन वंश के जो शासक थे उनको दक्षिणापति के नाम से जानते थे। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहते थे। नागनिका द्वारा स्थापित कराए गए नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ का अधिस्वामी कहा गया है। सातवाहन वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सिमुक ने। सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सर्वमान तौर पर सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान माना जाता है। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जाति या आंध्रभृत्य नाम से संबोधित किया गया है। किस सातवाहन शासक को कृष्ण का पुत्र कहा जाता है? सातकर्णी प्रथम को। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का प्रथम योग्य शासक था। पुराणों में सातकर्णी प्रथम को कृष्ण का पुत्र कहा गया है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ का जो है अनुष्ठान किया था। निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा वेणकटक नगर की स्थापना भी की थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन थी? प्राकृत भाषा थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी तथा लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। हाल नामक कवि एक राजा भी थे, ये किस राजवंश से संबंधित थे? क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले भी ये। सातवाहन वंश से संबंधित थे। सातवाहन राजा हाल एक कवि भी थे। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सतसई एवं गाथा सप्तशती दोनों पुस्तकें पूछी जा चुकी पहले एग्जाम में की रचना की थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के सिक्कों में मछली की आकृति मिलती है? सातवाहन शासकों के सिक्कों पे सातवाहन वंश के राजाओं के सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख जो है इनका चित्रांकन मिलता है। सातवाहन वंश के किस शासक ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था? वासिष्ठी पुलमावी ने। प्रथम आंध्र सम्राट वासिष्ठी पुलमावी ने अपनी राजधानी औरंगाबाद जिले के गोदावरी नदी के किनारे पैठान या जिसका दूसरा नाम प्रतिष्ठान था में बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से किया था। किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के प्रचलित किए थे? सातवाहन वंश के राजकों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है शीशे के सिक्के जो है और जो है ज्यादा इनकी जो है इतिहास में नहीं मिलता है। तो सातवाहन शासकों ने अधिकांश सिक्के शीशे के बनाए थे। इसके अलावा पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलवाई थी। सातवाहनों के राज्य में सोने के सिक्के प्रचलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने वाला प्रथम शासक कौन थे? सातवाहन शासक थे। ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन शासक थे। यद्यपि ऐसे दान बौद्ध भिक्षुओं को देने के उदाहरण अधिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमको देखना है। सबसे पहले वही देख लेते हैं। सातवाहन में ग्रामीण क्षेत्र का अधिकारी अमात्य होता था। तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अमात्य जो है मौर्यकालीन प्रशासन संबंधित है। सातवाहन काल में ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन गौलिंक नामक अधिकारी के द्वारा देखा जाता था। और बाकी जो सत्य कथन है उनको भी देख लेते हैं। सातवाहन राज्य में महायान संप्रदाय का प्रभुत्व था। सातवाहन काल में दक्कन में कार्ले का चैत्य बनवाया गया था, ये भी सही है। और सातवाहन काल में राजा के देवत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। तो ये सारे कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किसने वाकाटक वंश की स्थापना की थी? तो विंध्य शक्ति जो है नामक शासक द्वारा जो है वाकाटक वंश की स्थापना की थी। वाकाटक की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, लेकिन वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक प्रवर सेन प्रथम को माना जाता है, जिसका कार्यकाल 280 से 340 ईस्वी में माना जाता है। प्रवर सेन ने 7 प्रकार के यज्ञ किए थे, जिसमें 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ सम्मिलित था। वाकाटक वंश किस एक सम्राट ने सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो प्रवर सेन प्रथम जो है जो सबसे उसका जो है प्रभावशाली शासक था और जिसको जो है वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक माना
माना जाता था, उसने जो है सम्राट की उपाधि धारण। निम्नलिखित में से सबसे पहले विदेशी सत्ता किसने स्थापित की थी? तो यवन शासकों ने। भारत में विदेशी सत्ता स्थापित करने वाले पहले विदेशी यवन या यूनानी थे। 250 ईस्वी पूर्व बैक्ट्रिया के पहले गवर्नर डायोडोटस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। निम्नलिखित किस यवन शासक ने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनांडर ने, पूछा भी जा चुका है कई बार। मिनांडर यूनान यानी यवन राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वो डेमेट्रियस के कुल का था। उसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया था। किन राज्यों के सिक्कों पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है? इंडो ग्रीक शासकों में जो है सर्वप्रथम इंडो ग्रीक यानी यूनानी शासकों के कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह प्राप्त होता है। भारत पर पहला यवन आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता तथा मालवाक्य मित्रम में भी होता है। इंडो ग्रीक या यवन राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी? साकल में थी। डेमेट्रियस ने सर्वप्रथम भारतीय सीमा में प्रवेश कर 163 ईस्वी में पंजाब के कुछ भागों को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का एक शिक्षा केंद्र था। निम्नलिखित में से किन शासकों ने लेख युक्त सिक्के, मतलब जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हो, ऐसे सिक्के जारी किए? इंडो ग्रीक शासकों ने ऐसा किया था। भारतीय सिक्कों पर सबसे पहले देवताओं के चित्र ही अंकित रहते थे। उनका नाम या तिथि आदि का जो है उल्लेख नहीं किया जाता था। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक यानी यवन शासकों ने लेख वाले सिक्के यानी मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहला संस्कृत का अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जो है लिखवा कराया, जिसमें जो संस्कृत भाषा का अभिलेख था। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत निम्नलिखित में से किसने कराई थी? रुद्रदामन प्रथम ने कराई थी। रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार पर्वत पर स्थित कठियावाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य काल के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथनों को हमको देखना है। तो शक राजा नहपान ने अपने सिक्कों पर अपने को राजा लिखा था, कथन सही है। शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा नहपान था, ये गलत है। शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, ये भी कथन सही है। तो जो गलत है, भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम था, जो 130 से 150 ईस्वी तक जो है जिसका राज्य था। इसके अधिकार क्षेत्र में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है साम्राज्य इसने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से तख्ते बही अभिलेख किस शासक का है? ये गोंदो फर्निस का है। पार्थियन या पहलो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोंदो फर्निस था। इसी ने पेशावर में पहले तख्ते बही अभिलेख का निर्माण कराया था। गोंदो फर्निस की राजधानी तक्षशिला में थी। ईसाई अनुश्रुति में से संपूर्ण भारत का राजा भी कहा गया है। सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में आया था? गोंदो फर्निस के शासनकाल में आया था। पर्थियन या पहलो शासक गोंदो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर नंदी व त्रिशूल की आकृति मिलती है? विम कटफिसेज की। विम कटफिसेज ने भारत में सोने व तांबे के सिक्के चलवाए थे। विम कटफिसेज ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। इसके सिक्कों पर नंदी, त्रिशूल और त्रिशूलधारी शिव जी की आकृति मिलती है। कनिष्क द्वारा किस वर्ष से शक संवत चलाया गया था? कई बार क्वेश्चन आया ये। तो 78 ईस्वी में। भारतीय इतिहास में कनिष्क का नाम दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, और आज भी यह संवत भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण प्रदान किया। चरक जैसा विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक किस शासक के शासनकाल में था? कनिष्क के शासनकाल में था। कनिष्क के दरबार में चरक जैसे चिकित्सक, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे दार्शनिक निवास करते थे। कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में
वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इसी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म के ऊपर टीकाएं लिखी गई थी जो विभाष शास्त्र कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमको देखना है। होविश के सिक्कों पर शिव तथा विष्णु देवताओं की आकृति मिलती है, कथन सही है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव था, यह भी कथन सही है। कनिष्क की राजधानी उज्जैन थी, ये गलत है, क्योंकि कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर या जिसको तब पुरुषपुर कहते थे तथा अगली राजधानी या दूसरी राजधानी मथुरा थी, और कनिष्क ने ही कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। तो चौथा कथन भी देख लेते हैं। कुषाणों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, जो बिल्कुल सही कथन है। निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की थी? कुषाण वंश के। कुषाण शासकों ने चीनी शासकों के अनुरूप देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। कुषाणों ने रोम को आदर्श मानकर मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा का भी प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में किस राजवंश में द्वैध शासन प्रणाली प्रचलित थी? कुषाण वंश में। कुषाणों के समय में भारत में द्वैध शासन की प्रथा प्रचलित थी। सर्वप्रथम शकों तथा पार्थिनों के शासकों ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया था, जिसमें युवराज सत्ता के उपभोग में राजा के बराबरी का सहयोग होता था, और कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासकत्व प्रणाली का प्रारंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ लेख बुद्धों तथा ताम्र मुद्राओं पर लेखों को सक्मानो बुद्धों को चलन प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने यह प्रारंभ किया था। कनिष्क ने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ यूनानी लिपि में बौद्ध तथा ताम्र मुद्राओं में सक्मानो बुद्धों का प्रचलन किया था। निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने कहा था कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा यह कहा गया था। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। बेसनगर या विदिशा स्तंभ अभिलेख किस हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख किया गया है? इसमें एंटियाल किट्स नामक शासक है। इंडो ग्रीस शासक एंटियाल किट्स ने अपना एक दूत होलियोडोरस शुंगवंशीय शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा या बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरालेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए अति महत्वपूर्ण है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख। शुंगवंशीय शासक हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था तथा वसुदेव कृष्ण की उपासना प्रारंभ हो गई थी। इसकी विस्तृत जानकारी बेसनगर के स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। नानाघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख निम्नलिखित में से किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन वंश का। नागनिका के नासिक लेख से सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। सातकर्णी प्रथम का नाम सांची स्तूप के एक द्वार पर भी मिलता है। नागनिका द्वारा स्थापित कराए गए नानाघाट शिलालेख या रानी के शिलालेख में उसे दक्षिणापदिका अधिस्वामी कहा गया है तथा अपहृत चक्र का एक चालक बताया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सूची 1 को यानी अभिलेखों को उनके जो शासक हैं उनसे सुमेलित करना है। तो यहां पर हम देख लेते हैं सीधे सीधे व्याख्या में। सारनाथ का बुद्ध प्रतिमा अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? कनिष्क द्वारा। मथुरा स्तंभ अभिलेख हुविष्क द्वारा जो है बनवाया गया था। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। और जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख जो है ये रुद्रदामन द्वारा बनाया गया था। तो अभिलेख और उनके राजाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत जो है पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिए। अक्सर ये मिलान में आता है सभी परीक्षाओं में। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम के में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम हमको लगाना है, ये चारों हमको दिए हुए हैं। तो इसका कालानुक्रम क्या है? विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। तख्ते बाई ये 20 से 41 ईस्वी का है। शक संवत 78 ईसा पूर्व है और ईस्वी है और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसकी तिथि 72 से 150 ईस्वी के बीच की है। दक्षिण भारत के संदर्भ में गुहा लिपि से क्या तात्पर्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एक बार। तो गुहा लिपि जो है तमिल ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। भारत में दक्षिण भारत में गुहा लिपि तमिल ब्राह्मी से संबंधित है। कथन और कारण में जो हमको देखना है, शुंगों के शासनकाल के दौरान कुछ यवन
वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हो गए। भागवत ने बेसनगर में गरुण स्तंभ खड़ा किया। दोनों कथन एवं कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। शुंग काल में अनेक विदेशी भी हिंदू धर्म को ग्रहण करने लगे। यवन नरेश एंटीलॉकिड्स के राजदूत होलिडोरस ने बेसनगर में गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था। जिन मानसून हवाओं के कारण प्रारंभिक ईसवी शताब्दियों में भारत का पश्चिमी जगत के साथ व्यापार सुगम हुआ था, विश्वास किया जाता है कि उनका पता किसने लगाया था। हिस्पॉलस द्वारा जो लगाया गया था। हिस्पॉलस नामक ग्रीक नाविक ने ईसा की प्रथम शताब्दी में अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी दी थी, जिससे अरब सागर की यात्रा की जा सकती थी। निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में रोमन सिक्कों का सर्वाधिक या अत्यधिक संख्या में पता लगा है। दक्षिण भारत में रोम के साथ व्यापार का सबसे अधिक फायदा दक्षिण भारत को मिला था। पेरिप्लस के विवरण से पुष्टि होती है कि रोम प्रतिवर्ष भारत से विलासिता की वस्तुएं मंगाने में 10 करोड़ सेस्टर्स व्यय करता था। तो जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी, उसमें इसका विवरण दिया हुआ है। पत्तन और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करना। जो प्राचीन काल में पत्तन थे, तो बैरी गांजा ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित था। मुजरिस जो है मालाबार तट का पत्तन था। सुपारा वर्तमान मुंबई का एक तट है और स्वर्ण भूमि जो है भारत का पूर्वी तट जो है कहलाता था। दक्षिण भारत के साथ रोम के व्यापार के प्रमाण मिले हैं कहां पर? अरिकामेडु व अलंगंगुलम के उत्खनन से। रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके बर्तन आदि अरिकामेडु जो पांडिचेरी में स्थित है, इसकी खुदाई से प्राप्त हुए थे। कथन और कारण देखना है। कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उन्नत व्यापार इस काल की विशेषता थी। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं। कुषाणों के समय में बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए। कुषाणों के समय में ही व्यापार मध्य एशिया तथा विश्व के अनेक देशों से व्यापारिक संबंधों की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? तो जुन्नूर का जो चैत्य है वो गोलाकार आकृति है। जुन्नूर का चैत्य गोलाकार तथा भज, विदिशा और काले के चैत्यों का आकार आयताकार है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका सिल्क मार्ग पर या सिल्क रूट पर अधिकार था? कुषाण वंश का। मध्य एशिया से गुजरने वाली व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य से पश्चिमी प्रांतों को जोड़ता था, उसको सिल्क मार्ग कहा जाता था। इस मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर समुद्री तट पर व्यापार करते थे, ये कथन दिया है। उनके पास सुसंगठित नौसेना थी। तो इसमें क्या है? कथन सही है परंतु कारण गलत है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर समुद्री व्यापार करते थे। पेरिप्लस का कथन है कि फारस की खाड़ी से भ्रगुकच्छ में दासों का व्यापार किया जाता था। कुषाणों के पास सुसंगठित नौसेना नहीं थी तथा इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहां बनी थी? मथुरा और गांधार। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में मथुरा एवं गांधार में बनी थी। गांधार शैली की मूर्तियों की विशेषताएं यूनानी शैली से निर्मित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं हमको देखना है इसमें कौन सा है। तो छौम जो है ये कपड़े संबंधित था। पाद सिक्कों का मूल वर्ग था। आढ़क वास्तुखंड को कहते थे। द्रोण जो है ये वर्षा की इकाई नहीं थी, ये भूमि माप की इकाई जो है द्रोण हुआ करती थी। कल्याण या कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया है? कॉस्मॉस का यूनानी लेखों के माध्यम से कल्याण या कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख कॉस्मॉस द्वारा किया गया है। शक कुषाण युग में स्वर्ण और रजत सिक्कों का क्या अनुपात होता था? 14:1 का होता था। शक और कुषाण युग में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात 14:1 हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है? अपराजित प्रच्छा ये वास्तुशास्त्र का एक ग्रंथ है। कहां से कहां जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ कहलाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तक्षशिला से श्रावस्ती होते हुए राजगृह जाने वाला जो मार्ग था ये उत्तरापथ के नाम से उस समय जाना जाता था। आगस्टस के रोम के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? भारत में अरिकामेडु जो पांडिचेरी में स्थित है। अरिकामेडु से सम्राट रोमन आगस्टस के सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? कंबोज। प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित कंबोज महाजनपद अच्छे घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। रामायण में भी कंबोज का वर्णन मिलता है, एक महाजनपद था।
भारत के पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार एवं वाणिज्य होता था? ताम्रलिप्ति जो है बंदरगाह था। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, चीन, पूर्वी द्वीपों समूह के साथ व्यापार किया जाता था। प्राचीन काल में तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? रक्तिका। मनु इसके अनुसार रक्तिका मास कर्स प्राचीन काल में त्वक की प्रमुख इकाइयां थी, जिसमें से रक्तिका जो है सबसे छोटी इकाई थी। अक्षय निवि शब्द से क्या तात्पर्य है? ये एक न्यास संपत्ति यानी एक ट्रस्ट की जो है संपत्ति जो होती थी उसको अक्षय निवि के नाम से जानते थे। इसका प्रचलन कुषाणों के समय में हुआ था तथा गुप्त और गुप्तोत्तर काल में यह चरम पर पहुंच गया था। इसके प्रयोग की जानकारी मथुरा से प्राप्त कुषाण अभिलेख से भी होती है। विश्व की प्राचीनतम मूर्ति निम्नलिखित से कहां से प्राप्त होती है? विदिशा से। विश्व की प्राचीनतम मूर्ति विदिशा यानी बेस नगर के गरुड़ ध्वज स्तंभ से लेख से ज्ञात होता है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस जो अपने आप को भागवत कहता था ने भगवान विष्णु की उपासना में विदिशा में मंदिर तथा गरुड़ ध्वज बनवाया था। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? विम कटफिसेज की। कुषाण वंश के शासक विम कटफिसेज के स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों का सर्वप्रथम वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन मिलता है। कुषाणों ने किन धातुओं के सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे ये तीनों ही धातुओं के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्कों को निस्क या स्वर्ण तथा पाल कहा जाता था। चांदी का सिक्का सतमान कहलाता था और तांबे का सिक्का काकड़ कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। इसमें सिक्कों के नाम जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो पुस्तक है ये एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पहली सदी की पुस्तक है। इस पुस्तक में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची प्राप्त होती है। मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित है? कुषाण। कुषाणों के सिक्कों पर जो है अनेक देवी देवताओं के नाम कुषाण शासकों के सिक्कों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। अंकित देवताओं में से बुद्ध, शिव, विष्णु, महासेन, कुमार, विशाख, उमा आदि देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। सातवाहन अभिलेख में प्राप्त होने वाला निवर्तन शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये भूमि की माप हुआ करती थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक लेख में भूमि पंजीकरण तथा भूमाप इकाई का निर्वर्तन की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम भूमि अनुदान प्रमाण का इसी लेख में मिलता है। विक्रम तथा शक संवत में कितना अंतर है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कई फॉर्मेट्स में। तो 135 वर्ष का आंसर है, इसको बिल्कुल क्लियरली याद कर लीजिएगा। विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व यानी 57 बीसी में मलावा के शासक विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था, जबकि कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू किया था। तो अगर हम 57 जो बीसी का है और एडी में अगर देखें 78 तो इनको जोड़ते हैं तो हमको 135 प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है दोनों का अंतर जो है कितना है? 135 वर्षों का अंतर है। सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जो क्षत्रियों के दर्प का दमन करने वाला था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने वंश का 23वां सबसे महान शासक था। उसने अपने को एक ब्राह्मण कहा है और शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों का दर्प चूर किया। दर्प का अर्थ क्या होता है? घमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मिलिंद पन्हों से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? भारत और ग्रीक के बीच जो संपर्क था, जो व्यापार था, उसका वर्णन मिलता है। पाली भाषा में रचित ग्रंथ मिलिंद पन्हों, इसकी रचना नागसेन ने की थी, एक बौद्ध भिक्षु थे। इस ग्रंथ में हिंद ग्रीक शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। गांधार कला में बुद्ध को किस प्रकार प्रतिबिंबित किया गया है? ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया है। कुषाणों के कार्यकाल में विकसित गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण ग्रीक रोमन शैली में किया गया है। इस कला के अंतर्गत बुद्ध तथा बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इन मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्तियां मैत्रेय की हैं। भारतीय कला में गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा से प्राप्त हुई है। भारतीय कला में गढ़ी हुई मूर्ति
मूर्ति बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति मथुरा में मिली है। बुद्ध के जन्म, अभिषेक, महानिष्क्रियकरण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि जीवन की विविध घटनाओं का कुशलता पूर्वक अंकन मथुरा कला के शिल्पियों द्वारा किया गया है। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। संथारा प्रथा जो है जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? ये सारे जितने भी पुराण दिए हुए हैं, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, इनमें जो है गुप्तकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण की सहायता मिलती है या इनसे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है या प्रथम अभिलेख मिलता है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एरड़ अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख में उसके विश्वासपात मित्र गोपराज की किसी युद्ध में मृत्यु हो जाने के उपरांत उसकी पत्नी द्वारा सती हो जाने का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख सती प्रथा का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण है। गुप्त काल के शासकों की भाषा निम्नलिखित में से क्या थी? संस्कृत भाषा थी गुप्त काल के शासकों की। गुप्त काल